अब तो काइनेटिक युद्ध शुरू हो गया है और वो भी भीषण पैमाने पे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हर रोज भारत पाकिस्तान के 5वें युद्ध के बारे में बहुत जो है अहम डिटेल्स और रहस्य जो हैं वो उजागर होते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट में ही विरोधाभास, ठीक है। तो हम ज़्यादातर हमारा था कि हम एस्केलेट, हम पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं मार रहे, सब जानते हैं असली गुनाहगार पाकिस्तान की फ़ौज है। पूरा नैरेटिव उसने बदलने की कोशिश करी। 7 तारीख को हो क्या रहा था जनाब? 7 तारीख को हमारी एयरफोर्स ने 9 टेरर टारगेट्स को ठोक दिया था। बड़ी भारी 21st सेंचुरी का सबसे भारी एयर बैटल हुई है, जिसमें कोई 120 से 140 जहाज दोनों तरफ से उनका बड़ा भारी महाभारत हुई है, टक्कर हुई है। आप जानते हैं क्या नुकसान हुआ है पाकिस्तान की एयरफोर्स को? 12 में से 11 एयरबेस तो मैंने बता ही दिया। उनका जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट सरगोदा के पास किराना हिल्स में, उसके दरवाजे पे ठोक दिया गया है। 8 F-16 जहाज, 8, 4 जमीन पर, 4 आसमान, ठीक है। स्वीडिश एवैक, जो कि सबसे महंगा जहाज, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल, सैब 2000 स्वीडन से खरीदा हुआ, क्योंकि चीनी से ये थोड़े घबरा गए थे कि घटिया माल। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हर रोज भारत पाकिस्तान के 5वें युद्ध के बारे में बहुत जो है अहम डिटेल्स और रहस्य जो हैं वो उजागर होते जा रहे हैं, परत दर परत खुलकर सामने आते जा रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है कि भारत ने जिस पैमाने पर जीत हासिल करी है, हमने एक अजीब सी हिचकिचाहट देखी भारत सरकार में, वो दुनिया को विदित कर देने में, जग जाहिर करने में। लगता था कि हमारी प्राथमिकता है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, जो कि हम समझ सकते हैं क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स थे और उसमें से अनहोनी भी हो सकती थी। मतलब लेट्स नॉट पुसी फुट अराउंड इट, अनहोनी भी हो सकती थी। इसलिए ये प्राथमिकता कुछ स्तर पर तो समझ आती है, लेकिन कि हम इतने मतलब हेजिटेंट थे, इतने शानदार जीत, इतनी शानदार फतेह को ज़्यादा टॉम टॉम ना करने के लिए जो हमारी मॉडेस्टी का स्केल था वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। यू सी, ये तो, और उसके फलस्वरूप हुआ क्या साहब कि जो पाकिस्तानी नैरेटिव था, पिट गए ज़मीन पे पाकिस्तान। इतनी बुरी शिकस्त शायद ही उसको सिवाय 71 के उसको मिली है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतने छोटे समय में इतनी बड़ी शिकस्त शायद ही पाकिस्तान को मिली। लेकिन हमारा रवैया था कि इसको ऑफ रैम्प दिया जाए, इसको ऑफ द हुक छोड़ दिया जाए, ताकि ये पाइप डाउन हो जाए, ताकि पाकिस्तान की झग बैठ जाए और चुपचाप कोने में चला जाए। यहाँ तक हमने मतलब किया कि पाकिस्तान ने उल्टा जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। मतलब हम इतने शाई थे अपनी जीत का पैमाना दुनिया को बताने के लिए। लेकिन जीत का पैमाना इतना बड़ा है साहब कि शनै शनै हर रोज थोड़ा थोड़ा करके वो दुनिया के सामने उभर कर आ ही गया है। और अब तो किसी भी अक्लमंद व्यक्ति के लिए उसको झुठलाना इम्पॉसिबल है। द स्केल ऑफ विक्ट्री इज सो डिसाइसिव, सो ग्रेट, कि अब तो जो पाश्चात्य के जो पत्रकार बंधु थे हमारे, जो कि पहले 1 हफ्ता उन्होंने केवल और केवल पाकिस्तान की का राग अलापा, पाकिस्तान के नैरेटिव को प्राथमिकता दी, हर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स इत्यादि इत्यादि, यूरोप में सब जगह केवल हमें पाकिस्तान का नैरेटिव मिल रहा था। लड़ाई तो हम, जंग हम जीते हैं। तो ये पहले 1 हफ्ते पाकिस्तान नैरेटिव की लड़ाई कैसे जीत गया? मतलब हाउ वॉज द पाकिस्तानी नैरेटिव अलाउड टू प्रिवेल फॉर एटलीस्ट 5-6 days, मैक्सिमम 1 week? इसमें थोड़ा इसकी तह तक जाना, परत तक जाना, खोलना बहुत अनिवार्य है।
तो देखिए 22 को ये हत्याकांड हुआ, अनप्रेसिडेंटेड, और 22 से लेकर जो है हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पहले दिन से अडॉप्ट किया। डिप्लोमेटिक प्रेशर उसी रात अनाउंस कर दिया गया। डिप्लोमेटिक प्रेशर जैसे ही प्रधानमंत्री जी वापस आए तो, और सऊदी अरेबिया से वापस आकर उसी रात अनाउंसमेंट हुई। डिप्लोमेटिक प्रेशर, स्लू ऑफ डिप्लोमेटिक मेजर्स अनाउंस कर दिया गया। फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर अनप्रेसिडेंटेड, इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेशन में डाल दिया गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी सारी जंगें जो भारत पाकिस्तान की हुई है 65 में, 71 में, कारगिल में, वगैरह वगैरह। फिर साहब उस टाइम जो लीड एजेंसी थी, क्वाइट ऑब्वियसली गवर्नमेंट की लीड एजेंसी जो कि सारी ब्रीफिंग्स डी ब्रीफिंग्स कर रही थी, वो थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एंड क्वाइट राइटली सो। ट्रीटी वगैरह मेकिंग और डिप्लोमेटिक सब उसके रिमिट में आते हैं। और ये साहब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो लीड जो कार्य रहा, ये आप देखें 22 अप्रैल से लेकर तकरीबन हमने देखा 8 मई तक। ये थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि 7 मई को जो काइनेटिक मिलिट्री एक्शन फेज था वो स्टार्ट हो चुका था। हमारा वेटरन्स की सोच थी कि अब एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अब वो प्राथमिकता लीड इस्तेमाल कर लेगी, क्योंकि अब तो काइनेटिक युद्ध शुरू हो गया है, और वो भी भीषण पैमाने पे। ये छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ है साहब। 21वीं सदी में इससे बड़ी एयर बैटल्स नहीं हुई हैं अब तक। तो ये मतलब कोई रोजमर्रा की लड़ाई या फायरिंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल तक सीमित नहीं थी, तो भीषण एयर वॉर शुरू हो गई थी, मिसाइल वॉर, ड्रोन वॉर, और कपल्ड विद बड़ा भारी तोपखाने की फायर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह, और एक्टिवेशन पूरा वेस्टर्न थिएटर। तो हमने हैरत हुई कि पहले 7 और 8 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही लीड एजेंसी में रही, और वही जो है वो हमारे जो मिलिट्री एक्शंस हो रहे थे उन पे ब्रीफिंग वो दे रहे थे। वहाँ पाकिस्तान को देखिए, 7 मई से उनकी ISPR ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑपरेशनल डायरेक्टरेट्स के टॉप आला अफसर ला के वहाँ ब्रीफिंग ISPR की लीड के नीचे शुरू कर दिया। तो साहब ये जो है बेवजह, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल मिलिट्री ब्रीफिंग शुरू कर दी, जो कि दुनिया भर ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि हमारे मिश्री साहब, फॉरेन सेक्रेटरी साहब बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे और काबिल एक मिलिट्री वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं। लेकिन अफसोस ये उनकी प्राइमरी डोमेन एक्सपर्टीज़ नहीं है। युद्ध जब शुरू हो गया तो वो एक्सपर्टीज़, डोमेन एक्सपर्टीज़ किसी और की हो जाती है, तो थोड़े डिसएडवांटेज पे वो रहे। और हमने देखा कि वो जो ब्रीफिंग्स थी उनके अंदर ज़्यादा प्राथमिकता थी पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, पॉलिटिकल करेक्टनेस पे। प्राथमिकता शुरू में पॉलिटिकल मैसेजिंग पे थी, ठीक है साहब, कि हम एस्केलेशन नहीं कर रहे। नॉन एस्केलेटरी एस्केलेशन मुझे इसमें विरोधाभास लग रहा है। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया पहलगाम में, हमने काउंटर एस्केलेशन किया, लेकिन नॉन एस्केलेटरी एस्केलेशन ये मतलब कॉन्सेप्ट में ही विरोधाभास, ठीक है। तो हम ज़्यादातर हमारा था कि हम एस्केलेट, हम पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं मार रहे, सब जानते हैं असली गुनाहगार पाकिस्तान की फ़ौज है, लेकिन हमने बड़ा प्राथमिकता दी कि साहब हम केवल टेररिस्ट टारगेट्स हिट किए हैं हमने पहले दिन। और जब पाकिस्तान ने फिर एस्केलेट किया मिलिट्री टारगेट्स पे, सिविलियन टारगेट्स पे, ड्रोन से, मिसाइल से और एयरक्राफ्ट से, तब हमने एस्केलेट किया उस दर्जे के ऊपर। मतलब पूरी एस्केलेशन, डोमिनेंस और कंट्रोल एक तरफ से सुपुर्द कर दिया गया पाकिस्तान को कि तुम फैसला करोगे कहाँ तक जाना है। अब इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी है, खासकर अगर आप डेटरेंस इम्पोज करना चाहते हैं, ठीक है। हमने एस्केलेशन इसलिए नहीं किया था कि जल्द से जल्द ख़त्म करें, एस्केलेशन इसलिए किया था कि हम डेटरेंस इम्पोज करें,
मुद्दा क्या था, एम क्या था? डेटरेंस ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोज करें ताकि पाकिस्तान 10 बार सोचे अगला पहलगाम करने के पहले, 10 क्या 1000 बार सोचने पे विवश हो जाए। तो उसके लिए जल्द से जल्द ख़त्म करना अपने आप में एक कंस्ट्रेंट था, लेकिन प्राथमिकता उसकी नहीं, मैं नहीं समझता उसकी होनी चाहिए थी। एनीवे, हम सब वी आर लर्निंग, वी हैव लर्नड लेसन्स। आई एम श्योर थोड़े दिनों में हम बैठ के पूर्ण आंकलन करेंगे अपने जो सबक हमने सीखे हैं इससे, और बहुत रिच हार्वेस्ट ऑफ लेसन्स, मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सब इसमें से आया है। तो मैं बता रहा था कि वहाँ पे जो ब्रीफिंग की वो उनके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करी साहब इस शख्स ने, और बड़ी वेस्टर्न जार्गन का इस्तेमाल किया जो कि टॉप गन के पायलट्स इस्तेमाल करते हैं। टॉम क्रूज शूज़ बोलता है अपनी मूवीज़ में, तो जिससे कि जो वेस्टर्न मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट्स बड़े प्रभावित हुए हैं। जो लड़कियां थी वहाँ पे फीमेल कॉरेस्पॉन्डेंट, वो भी बड़ी प्रभावित हुई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन इज़ आर न्यू, वो बहुत बढ़ चढ़ के वो बातें कर रहा था। और उसने जो बड़ी अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, जबकि हमारी बिटिया जो थी बेचारी वो तो हाथ में फ़ोटोज़ पकड़ पकड़ के दिखा रही थी। यहाँ पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया, बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करी, और पूरा नैरेटिव उसने बदलने की कोशिश करी। 7 तारीख को हो क्या रहा था जनाब? 7 तारीख को हमारी एयरफोर्स ने 9 टेरर टारगेट्स को ठोक दिया था, और ऐसी बेरहमी से मार मारी थी। 5 पीओके में, 4 पंजाब के हार्टलैंड में शामिल, भावलपुर का जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीदके का लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, इस तरह भूत कर दिया गया। वो थी असली टारगेट। लेकिन पाकिस्तान की ब्रीफिंग ने इसको एक स्पिन डॉक्टरिंग करी, ऐसा मोड़ दिया कि मेन टारगेट थी साहब एयर बैटल। कोई 60 जहाज पहले उसने बोला भारत के उठे, फिर 12 और आए, 72 जहाज हो गए, जो कि 4 बड़े बॉक्सेस में वो कश्मीर से लेके रण ऑफ कच्छ तक वो पाकिस्तान की तरफ हमला करने आ रहे थे। हमला तो हो चुका था साहब आधे घंटे में। हमारे क्रूज मिसाइल्स, हमारे ब्रह्मोस, हमारे स्पाइस, हमारे हैमर ग्लाइड बॉम्ब्स सब रिलीज कर दिए जा चुके थे फ्रॉम ऑन साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। और वो 24 के 24 ने अपनी टारगेट्स को 1 मीटर एक्यूरेसी पे हिट किया था। जिस तरह भूत कर दिए सारे टेरर के हेडक्वार्टर, सारे पुराने हिसाब बराबर कर दिए। पहलगाम तो अलग, पहलगाम तो अलग, आपके 26/11 मुंबई के भी हिसाब बराबर कर दिए। पठानकोट का हिसाब, उड़ी का हिसाब, पुलवामा का हिसाब, सब हिसाब चुकता कर दिए वहाँ पे एक वार में। उससे पाकिस्तान ने नज़र हटा दी दुनिया की, और क्या राग अलापना शुरू किया। बड़ी भारी 21st सेंचुरी का सबसे भारी एयर बैटल हुई है, जिसमें कोई 120 से 140 जहाज दोनों तरफ से उनका बड़ा भारी महाभारत हुई है, टक्कर हुई है, और हम उसमें जीत गए। चाइनीज टेक्नोलॉजी, J-10 एयरक्राफ्ट, PL-15 एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, और पाकिस्तान के जाबाज फिजाया के शाहीन वगैरह वगैरह अपनी पीठ ठोकने में बहुत माहिर हैं साहब ये लोग। और वो उन्होंने क्या शानदार जीत हासिल करी है, दुनिया लाइन लगा रही है। चीनी टेक्नोलॉजी कितनी बाखूबी साबित हुई है। हमने 3 रफाल गिराए, 1 Su-30 गिराया, 1 मिराज गिराया। अरे साहब वो हमने एक अच्छा सीरियल होता था, और मेरी नसीहत है कि ज़रूर देखें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो उन्हें सपना दिखा दिया साहब। बट अमेजिंग फैक्टर इज कि ही वॉज एबल टू सेल हिज नैरेटिव 1 हफ्ते तक। कहीं वेस्टर्न मीडिया में जहाँ जाओ कि बड़ी भारी ये युद्ध हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने इतने गिराए। हमें समझ नहीं आया कि हम इसकी असलियत क्यों इनकी
वो कारपेट जो है इनके पांव तले से खींच नहीं रहे। धीरे धीरे समझ आया साहब कि हमारी एयरफोर्स ने वो नहीं बताया शुरू में। देखिए, जब एक एयरफोर्स की ही टारगेट सेट पे हमला करती है तो वो जो है वो पहले सीएड करती है, SEAD। क्या होता है साहब सीएड? सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, यानी हमला करने के पहले जो दुश्मन के एयर डिफेंस है उनको ठोका जाता है, उनको निस्तनाभूत किया जाता है ताकि हमारे जहाज़ों का बचाव हो जब वो हमला कर रहे हैं। ये किए बगैर हमको निर्देश था कि केवल टेरर टारगेट्स हिट होंगी, एयर टारगेट्स हिट नहीं होंगी पहले दिन, जब तक पाकिस्तान नहीं करता। अगली बार हमको सोचना पड़ेगा कि इस टाइप का कंस्ट्रेंट हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है साहब, युद्ध है तो युद्ध है, लेकिन जैसे मैंने बताया प्राथमिकता थी पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल करेक्टनेस, कि हमने केवल टेरर टारगेट हिट की है और वो जायज़ भी था कि हमारा रिस्पांस प्रोपोर्शनल है। ठीक है साहब, प्रोपोर्शनल है। पैमाना हमने वही रखा है जहाँ तक की प्रोवोकेशन है। तो साहब वो जो है प्रोपोर्शनैलिटी रखते रखते हमने ये अटैक किया, लेकिन अब ये सार्वजनिक हुआ है कि हमने अपने जहाज़ आगे नहीं भेजे, हमने पहले भेजे पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट जो हैं PTAs, यानी डमी जहाज़, लक्ष्य जो हमारे हैं उनको भेजा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक पेलोड डाले। ये जो जनाब औरंगज़ेब साहब हैं ये बड़े बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि अरे साहब हमारे पास चीन ने पूरी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी दी थी, हर एक भारतीय जहाज़, भारतीय फाइटर का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, चाहे रफाल, चाहे Su-30, चाहे मिराज, चाहे MiG-29 हमारे पास था, हर एक जहाज़ का हम सिग्नेचर पहचानते थे। ठीक है, हमारे पास पहचान थी, और जहाँ वो उड़ने शुरू हुए तो हमने अपने जाबाज उड़ाए, J-10C को लगाया भारत के रफाल्स के बरखिलाफ, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चुना, और फिर अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिसकी रेंज चीन की शायद उनसे ज़्यादा थी, वहाँ रख के हमने मारा। वो हैरान हो गए, ये हो गया वो हो गया। वेयर इज़ द प्रूफ? वेयर इज़ द प्रूफ? दिखाइए हमको प्रूफ, दिखाइए जहाज़ों के कारकस। हमारा कोई जहाज़ सीमा पार नहीं किया। दिखाइए रडार ट्रैक्स जहाँ पे आपके जहाज़ ने पिकअप किया हमारा जहाज़, फिर मिसाइल फायर किया और वो जहाज़ रडार से ब्लिप गायब हो जाता है अगर असली में हिट हो। कहाँ है? ठेंगा, ठेंगा साहब, बिल्कुल एब्सोल्यूट, जिसको बोलते हैं डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, जबकि असलियत ये हुई है कि आपने हमारा कोई जहाज़ हिट नहीं किया साहब। ठीक है, कोई जहाज़ हिट नहीं किया, गलती से एक हो गया होगा, शायद दो, वो अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने हिट किए ज़्यादातर पायलटलेस एयरक्राफ्ट, ये जो डमी जहाज़ थे उनके सिग्नेचर को आपने हिट किया, जो कि रडार क्रॉस सेक्शन भी जनरेट करता है बड़े जहाज़ की। ठीक है, उसको आपने हिट किया, और जो आप चौड़े होके नाच नाच के आप जो है फूले नहीं समा रहे कि ये ठोक दिया, 6 जहाज़ ठोक दिए, 5 ठोक दिए। अब द जोक इज़ ऑन यू। हमारी भी एयरफोर्स ने चुप रही, आपको नाचने दिया, भंगड़ा करने दिया, और फिर धीरे से टाएं टाएं फिस वो पंक्चर कर दिया आपका बलून। ठीक है साहब, आप मुझे सिर्फ एक सीधी बात दुनिया को समझा दीजिए। अगर पहले दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स को ऐसी शानदार जीत मिली होती जिसकी वो बखान करते थक नहीं रहे। ठीक है साहब, फरेब दुनिया को वो सुनाए जा रहे हैं, स्पिन डॉक्टरिंग। तो दूसरे दिन क्या हुआ कालिया? तीसरे दिन क्या हुआ कालिया? क्यों आपकी एयरफोर्स उठ नहीं सकी, जबकि 12 में से 11 एयरबेस की आपकी ईंट से ईंट बजा दी गई। आपके 4 रडार उड़ा दिए गए, आपके हैंगर्स उड़ा दिए गए, 2 एवैक आपके ठोक दिए गए। ठीक है, और आप जानते हैं एक एवैक को हमने ठोका ग्राउंड पे,
बोलारी के हैंगर को हिट करके। जब वो अभी जहाज लैंड हुआ था, हमारे सैटेलाइट्स ने पिकअप किया, जैसे ही हैंगर में घुसा हैंगर ठोक दिया। उसके अफसर और 40 जवान वहाँ सब इकट्ठे हुए पड़े थे, वो उसमें से कंप्यूटर डाउनलोड कर रहे थे डेटा। तो एक स्क्वाड्रन लीडर और 4 जवान तो वहीं मारे गए और कोई 40 घायल हुए वहाँ पे साहब, एक स्ट्राइक में। ठीक है साहब, इस तरह आपका सरगोदा, आपका जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच जो नूर खान एयरबेस है, उसके परखच्चे उड़ा दिए। स्ट्रेटेजिक एयर कमांड का हेडक्वार्टर, उसके जो है परखच्चे उड़ा दिए। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन बोलते हैं उसको ये लोग। ठीक है, और साहब अब असली में उभर कर आ रहा है कितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। ना वो अपने एयरबेस बचा सका, और जब उसने पलटवार किया 90% ड्रोन ठोक दिए गए, मिसाइल 100% ठोक दिए गए। ठीक है, एक टारगेट पे जाके नहीं लगा सिवाय कुछ इक्के दुक्के ड्रोन। ठीक है साहब, तो ये अजूबा कैसे हुआ कालिया? आपने तो कहा आप तो जंग जीत गए थे, पहले दिन शिकस्त दे दी थी इंडियन एयरफोर्स को, तो अगले दिन आपका उठना असंभव कैसे हो गया कि आपकी पीठ में, कमर में मोच आ गई क्या दूसरे दिन? और तीसरे दिन क्या हुआ जब आप एक भी आपका वार सफल नहीं हुआ? मतलब सोचने की बात है, कॉमन सेंस नैरेटिव है। और देखिए धीरे धीरे सच उभर कर आ ही जाता है। अब सारे वेस्टर्न मीडिया में सच्चाई हर रोज पर्दाफाश हो रहा है। धीरे धीरे जो कर्टन है वो उठ रहा है। और अब जो टॉप एविएशन, मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, जैसे टॉम कूपर ऑस्ट्रेलिया का, उसने कहा इतनी क्लियर कट, इतनी शानदार जीत हमने पहले नहीं देखी। 3 दिन में भारत ने कमर तोड़ दी है पाकिस्तान की एयरफोर्स की, ड्रोन्स की, उनके मिसाइल्स की, कमर तोड़ दी। 9 टेररिस्ट कैंप खल्लास, 12 में से 11 एयरबेस खल्लास, 4 रडार खल्लास, मिसाइल बैटरी HQ-9, HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल जो चाइना के खल्लास। आपके रडार ठोक दिए, रडार काम नहीं किए, उड़ा दिए गए हरॉप लॉइटरिंग ड्रोन से हमारे। ठीक है साहब, और ये जग जाहिर है। और अब मैं आपको सही आंकड़े बताऊं जो अभी तक हमारी एयरफोर्स टाइम ले रही थी। वो डेटा कलेक्ट कर रहे थे, सैटेलाइट डेटा, कि जब बोले तो सबूत, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ। जो क्रांति मैगजीन है, जो कि एक एयरफोर्स ऑफिसर चलाते हैं, उन्होंने अब जो एयरफोर्स ने उनको लीक कर दिया है, जानबूझ के कुछ बताया है, जिसके मुताबिक आप जानते हैं क्या नुकसान हुआ है पाकिस्तान की एयरफोर्स को? 12 में से 11 एयरबेस तो मैंने बता ही दिया। उनका जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट सरगोदा के पास किराना हिल्स में, उसके दरवाजे पे ठोक दिया गया है। ठीक है साहब, जहां न्यूक्लियर वॉरेड स्टोर्ड थे वहां अंदर जाना किसी आदमजात का असंभव है। अपने न्यूक्लियर वहां गए तुम्हारे, निकाल नहीं सकते। रेडियो एक्टिविटी से भरा होगा, वो रेडियोलॉजिकल कुक ऑफ हो गया होगा धमाके से। वहां तो झटके जमीन के भूकंप जैसे आए थे। 4.5 रिश्तर स्केल, 5.7 रिश्तर स्केल। और फिर अमेरिकन जहाज आके ढूंढ रहे थे रेडियो एक्टिविटी, और इजिप्ट से जहाज आया था बोरॉन 10 लेके रेडिएशन को टैंप डाउन करने। और तभी पाकिस्तान की होश हवास के फाख्ते उड़ गए थे और दौड़े थे, पांव पकड़ लिए थे डोनाल्ड ट्रंप के कि हे मेरे आका, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और बचा दिया तो हम जीत गए। भंगड़ा कुत्ते की दुम नली में डालो, 10 साल बाद निकालो, टेढ़ी निकले। ये फितरत है इस मुल्क की। पिट जाते हैं, हर बारी मार खाते हैं, अपने लोगों को गोली पिलाते हैं कि हम तो जीत गए साहब, हम तो जीत गए। लेकिन इस बारी पकड़े गए हैं। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, द रियलिटी चेक विल बाइट इन हार्डर एंड हार्डर। असलियत के दांत ज़्यादा गहरे और गहरे और गहरे आपके जिस्म के अंदर गड़ेंगे। अमेरिका में नैरेटिव चेंज हो गया।
यूरोप में नैरेटिव चेंज हो गया। चीनी जो नाचते फिर रहे थे पहले दिन, फूले नहीं समा रहे थे कि हमारे J-10C, हमारे PL-15, आज मायूस हो गए हैं। ज़रा उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट सुन लो, उनके स्टॉक्स एंड शेयर चेंगदू कंपनी के, एविक कंपनी के गिर गए। अब कोई नहीं खरीदेगा तुम्हारे घटिया, और जो टिकाऊ भी नहीं, घटिया माल जो है चीन का। वो बच्चे भी टॉयज़ नहीं खेलते, वो 2 दिन नहीं चलते खिलौने। ये जो खिलौने बेचे थे पाकिस्तान को साहब, ये तो 3 दिन की लड़ाई नहीं देख पाए। असलियत ये है, दैट इज़ द ट्रूथ। और मैं आपको ज़रा आखिरी में बता दूं कि नुकसान पाकिस्तान का क्या हुआ। ठीक है, 8 F-16 जहाज़, 8, 4 ज़मीन पर, 4 आसमान में। ठीक है, उसके अलावा 2 स्वीडिश एवैक, जो कि सबसे महंगा जहाज, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल, SAB 2000, स्वीडन से खरीदा हुआ, क्योंकि चीनी से ये थोड़े घबरा गए थे कि घटिया माल, पैसे तो देते हैं लेकिन घटिया माल मिलता है, चलता नहीं। ठीक है साहब, वहाँ पे 2 स्वीडिश एवैक, 1 ज़मीन पर, 1 हवा में मार गिराया गया है। और ये सबसे जो है, ये सबसे धमाकेदार बात है, हमारे S-400 मिसाइल ने, ठीक है, दुनिया में रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि 315 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत से ठोक दिया। स्वीडिश एवैक को ठोक दिया, बचाते फिर रहे हैं। उसके बाद उड़ना बंद कर दिया था इनकी एयरफोर्स। सो 8 F-16, 2 स्वीडिश एवैक, ठीक है, 2 मिराज 3 या 5 इनके एयरक्राफ्ट, 1 IL-78 बड़ा जहाज जो कि रिफ्यूलिंग करता है एयर टू एयर, वो ठोक दिया गया है। 1 C-130, C-130 एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बड़ा भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पूरी कंपनी ले जाता है जो, वो ठोक दिए गए हैं। टोटल 14 पाकिस्तानी जहाज गर्क कर दिए गए हैं। ठीक है साहब, 14। धीरे धीरे ये असलियत आपके जहन में जाएगी और मायूसी छाएगी। फील्ड मार्शल तो बन गए हैं, वो फील्ड मार्शल बन गए हैं आसिम मुनीर, लेकिन वो असली में बुरी तरह से फील्ड मार्शल हैं। FAILED, नॉट FIELD नहीं, फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल। ये फ़र्क समझ आ रहा है कि नहीं पाकिस्तान वालों? ये फ़र्क समझ लो। आपका फील्ड मार्शल है, बुरी तरह पिटा है, लड़ाई भी नहीं लड़ी, अपने आप को प्रमोशन दे दी, एक्सटेंशन दे दी, मरवा दिए तुम्हारे लोग अच्छे सारे। ठीक है, और पिट गए हो तुम, पिट गए हो। जितनी जल्दी ये समझ आ जाए उतनी जल्दी ये उचकू चौधरी पना आपका ख़त्म होगा और वास्तविकता आपको समझ आ जाएगी। शनै शनै, धीरे धीरे, क्रमशः, हर रोज़ ये क्लैरिटी आपको आएगी कि आप कितनी बुरी तरह से पिटे हो। ना आक्रमण कर सके ना बचाव कर सके। कहानियाँ बना लो जितनी मर्जी बनानी है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के, एयर बैटल, राइchthofen, एयर एस, दिस दैट एंड द रेस्ट। असलियत ये है कि आप पिट चुके हैं। जय भारत, जय हिंद।